वेलकम ऑन यूरोपीडिया। थैंक यू सो मच सर। मनीषा, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत कंग्रेचुलेशन। आपकी एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब जो टीचिंग की जॉब है, आप लेक्चरर सिलेक्ट हुई हैं अपने अपने होम स्टेट में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पॉलिटेक्निक लेक्चर बनी है। बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर। ओके। सो मनीषा, आज मैं आपसे इंटरेक्शन करूंगा और बहुत चीजें आपसे जानेंगे, आपकी जर्नी जानेंगे। और पर्पस इस सारी इंटरेक्शन का रहेगा कि जो स्टूडेंट ऐसी जॉब्स में जाना चाहते हैं और वो उनको डायरेक्शंस मिले आप जैसे लोगों से, आपकी सिलेक्शन की जो पूरी जर्नी है उससे उनको पता लगे कि किस तरीके से वो इस ऐसी जॉब्स में जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका बैकग्राउंड के लिए आपको बोलूंगा, जिसमें आप हमें अपना बताएं कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से हैं आप, अगर आप बिहार से हैं। और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। और अगर आपने मास्टर्स किया है, दो मास्टर्स वाज नॉट रिक्वायर्ड, मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अगर आपने मास्टर्स किया तो कहाँ से किया है। और फिर कौन कौन से एग्जाम्स आपने लिखे, जैसे स्टूडेंट गेट वगैरह लिखते रहते हैं, आपने कौन कौन से एग्जाम्स लिखे थे, कहाँ सक्सेस मिली, कहाँ फेलियर मिला, और बीच का टाइम कैसा रहा आपका। वो सारी जर्नी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि कॉलेज से लेके और अभी जब फाइनली आप जॉब ज्वाइन कर चुकी हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका पहले वाला जो पूरा है वो हमें बताएं। जी सर। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। फिर मेरी स्कूलिंग मैंने मुजफ्फरपुर से ही की है। हाँ जी। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बैंगलोर से किया, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर इन 2016। एंड उसके बाद वहाँ मेरी एक अच्छी प्लेसमेंट हुई अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में, बट मैं वो जॉब ज्वाइन नहीं की। ओके। मैंने गेट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया तब से। हम्म। और उसके बाद मैंने दो तीन बार मैंने गेट एग्जाम लिखा। हाँ और जी। मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे कि मुझे कोई पीएसयू मिल जाता। फिर मैंने ओके। एनआईटी पटना में एमटेक के लिए एडमिशन लिया। हम्म। और फिर मैं वहां से अपना मास्टर्स कंप्लीट की पावर सिस्टम से। हम्म। और उसके बाद मैं लगातार बीच में मैं एग्जाम्स देती रही, लाइक आरआरबीजे, असिस्टेंट इंजीनियर, लेक्चर। मैंने यूपीएससी लेक्चर का भी एग्जाम लिखा, फिर असिस्टेंट इंजीनियर, बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो मैं लिखती रही बीच में। और उसके बाद फिर ये वैकेंसी आई थी लेक्चर बीपीएससी लेक्चर की, तो मैंने सितंबर में इसका एग्जाम लिखा था। फिर रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर गई, तो फिर मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया। और योर पीडिया की हेल्प से मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन शुरू किया था और मुझे बहुत हेल्प मिला। फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया इसमें। और अभी मैंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया है, मैं छपरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में अभी मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ सर। वंडरफुल। सो मनीषा, जॉब के बारे में अभी आपसे मैं थोड़ा देर के बाद डिस्कस करूंगा, लेकिन आपने जो बताया उससे एक चीज पता चली, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है कि आप को जरूरी नहीं है कि जिस एग्जाम में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सपोज उसमें नहीं होता है तो आपको बेस्ट जॉब ना मिले। गेट के लिए आपने ट्राई किया, पब्लिक सेक्टर के लिए आप ट्राई कर रही थी, गेट का स्कोर हिट नहीं हो रहा था, लेकिन आप मूव करती रही, आप और भी एक्सप्लोर करती रही, और एंड में आप अपनी ही होम स्टेट में एक बहुत अच्छी जॉब, जो टीचिंग की जॉब, मैं पर्सनली बहुत अच्छी मानता हूँ इसको। और इसमें वो सब चीज है जो आदमी एक अच्छे करियर में ढूंढता है, तो आपको फाइनली वो चीज मिल गया। तो मैसेज ये है कि आप ट्राई करें और आप होलिस्टिकली ट्राई करें। आप इस तरीके से बिल्कुल। देखें कि आपको कहाँ, आप डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाती है ये आपको नहीं पता। नहीं मतलब कई बार पता। ये होता है कि साहब हम किसी चीज के चेज कर रहे होते हैं, उससे अच्छी चीज हमें मिल जाती है, चेज किसी और चीज को कर रहे होते हैं, तो ये जी। डेस्टिनी होती है, और उसके लिए लेकिन ट्राई करते रहना बहुत जरूरी है। बहुत आपसे एक जरूरी। चीज जानना चाहूंगा कि जब बच्चा बीटेक करता है, एग्जाम की तैयारी करता है, गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मतलब आपको एक फील आता है कि साहब हम टेक्निकली तैयार करें, मतलब उससे आप तैयारी कर रहे हैं तो सारी तैयारी का थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन उसमें हो जाएगा, और सारे बच्चे लिखते हैं उसको। अब जब वो गेट करता है, स्कोर उसका आता है, तो उसके पास ऑप्शंस होती हैं मास्टर्स ज्वाइन करने की। वहां पे एक दुविधा आती है बच्चों को, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि साहब मैं तो जॉब के लिए जाना चाहता हूँ सर, मैं एमटेक नहीं करना चाहता। लेकिन देखने में ये आ रहा है मनीषा कि खैर पॉलिटेक्निक लेक्चरर तो आपका बीटेक क्राइटेरिया था, बट आई एम श्योर उसमें एमटेक के कुछ मार्क्स जुड़े होंगे इंटरव्यू वगैरह में। और हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एमटेक ही क्राइटेरिया है, तो एमटेक के बेस पे भी अच्छी जॉब्स लग रही हैं। तो आपसे मैं एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूंगा उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने अभी गेट लिखा, बीटेक किया और गेट लिखा, और वो जॉब चाहते हैं, पीएसयू गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं,
क्या उनको एमटेक के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो किस स्टेज पे जाना चाहिए, और जो उनका डर है कि एमटेक में चले गए, एमटेक तो मेरे को करने ही नहीं है, एमटेक में मैं चला गया तो मेरी तैयारी छूट जाएगी। प्लीज इसका आंसर करें आप। सर, आफ्टर ग्रेजुएशन जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपरली जॉब के लिए ही जाना है, तो वो अपने आप को 1-2 साल प्रिपरेशन करते हैं, तो सिर्फ जॉब के लिए नहीं करना चाहिए कि जिनका मेन रिक्वायरमेंट है कि उन्हें जॉब में ही जाना है। तो हाँ आप जी। 1-2 साल आप जॉब के लिए प्रिपरेशन करें, बट उसके बाद अगर फिर भी अगर आपको आपके मन लायक अगर जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो हम्म। सर बीच में ज्यादा गैप होने से क्या होता है कि बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। उन्हें जी। लगता है कि वो खाली जा रहा है वो साल या जो भी गैप है। तो उसमें आई थिंक सर कि एमटेक के लिए एनरोल कर लेना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो वो मतलब 2-4 महीने में वो कंप्लीट नहीं होता है प्रोसेस। वैकेंसी हम्म। आती है, फॉर्म फिलिंग होता है, फिर एग्जाम होते हैं, हम्म। इंटरव्यू होते हैं, हम्म। प्री मेंस को। तो ये कभी कभी तो बिहार के एग्जाम्स में हम लोग देखते हैं कि 2 साल भी लग जाते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं। तो उस टाइम मतलब आपको अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो वो बेटर है सर। ऐसे बच्चे जो मतलब अगर अपना गैप नहीं ज्यादा चाहते हैं, तो सर उनके लिए मैं हम्म। कहूंगी कि वो एमटेक में इनरोल कर ले, वो बेटर रहेगा। ठीक है। दो तीन पॉइंट्स निकल के आए कि एक तो गैप नहीं रहेगा एकेडमिक्स में आपके करियर में। दूसरा, आपके ऊपर प्रेशर और वो नहीं रहेगा जो आपके ऊपर सेल्फ इम्पोज्ड या पीयर प्रेशर होता है, कुछ कर नहीं हम्म। रहे हो वो नहीं रहेगा। तीसरा, कि कोई ऐसी ऑप्शन जो आपकी जॉब, टीचिंग की जॉब्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की, वहां पे एमटेक क्राइटेरिया हाँ, होता है, तो क्लास को भी ज्यादा ये खुल जाता है कि हम प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चर ये सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा स्कोप भी खुल जाता है। और ऑब्वियसली हम कोई अगर डिग्री ले रहे हैं लाइक एमटेक, पीएचडी, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलता है, तो हम और अपने आप को अपडेट करते हैं उसके थ्रू। तो बेटर मूव। है कि आप एमटेक करते हैं तो। हाँ जी, मतलब एक जगह खड़े ना रह के मूव करते रहना चाहिए करियर में, हाँ, कुछ ना कुछ करते करते रहना रहना चाहिए। चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। आप मनीषा, आपसे पूछेंगे कि आपने एमटेक किया है एनआईटी पटना से, तो क्या ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में देखो बेनिफिट होता है, फैसिलिटीज होती हैं लाइब्रेरी वगैरह की, तो क्या साथ साथ तैयारी करना पॉसिबल है, किया जा सकता है क्या? सर बहुत ज्यादा पॉसिबल तो नहीं है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आपको टाइम निकालना है। क्योंकि बिल्कुल सही। अगर आप एनआईटी आईआईटी से अगर एमटेक कर रहे हैं, तो सर वहाँ हम्म। आपको थोड़ा इंगेज रहना होगा, कॉलेज में बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ाई बिल्कुल। करनी होती है। तो फिर हम्म। अगर आप किसी और चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको हम्म। अपने टाइम से वो शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, और आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा अगर आप अदर एग्जाम्स लिख रहे हैं तो। बिल्कुल सही है। मतलब मैं ऐसे बहुत से बच्चों को, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलता है इंटरव्यू के लिए मेंटरिंग करने का बच्चों को, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली जानता हूँ जो एमटेक कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कोर्सेज जो हेक्टिक कोर्स होंगे आईआईटीज वगैरह में उसमें कर रहे हैं, और वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं और वो एग्जाम्स भी निकाल रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही बताया मनीषा, अपना सेल्फ डिसिप्लिन है, कमिटमेंट है, बिल्कुल। अपना एफर्ट है। हर इंडिविजुअल अलग है और उसकी अपनी कमिटमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा मनीषा, अब हम चलते हैं आपके एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस और रिटन एग्जाम के एक्सपीरियंस के ऊपर। वट आई अंडरस्टैंड इज कि जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का इंटरव्यू हुआ, जो रिटन आपका एग्जाम हुआ था, ये अलग से एग्जाम रिटन का था। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड करो कि रिटन एग्जाम किस तरह का होता है पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स का, और उसके बाद फिर हम चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। तो पहले रिटन के बारे में बताएं आप। अ, अगर हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं, तो उसमें हमारा 30 मार्क्स का जो होता है वो मैथ्स होता है। तो Okay. मैथ्स का जो है इसमें काफी वेटेज है। और ओके। बाकी जो होता है 50 क्वेश्चंस होते हैं वो टेक्निकल के होते हैं। हाँ जी। तो मेनली आपको टेक्निकल, जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनका टेक्निकल बहुत अच्छा होता है। हम्म। तो जनरली लोग क्या होते हैं कि मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं हो, मतलब उनका हो पाता है, क्योंकि बीटेक के बाद हम मैथ्स बहुत कम कर देते हैं पढ़ाई। हम्म। तो मैथ्स के लिए मैं बोलूंगी कि थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उसका यहाँ वेटेज ज्यादा है। और टेक्निकल जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका इतने एग्जाम्स लिखते लिखते ना उनको आदत हो जाती है, तो टेक्निकल उनका ऑलरेडी अच्छा होता है। तो मेनली रिटन एग्जाम के लिए मैं बोलूंगी इस ऐसे एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर के लिए कि वो मैथ्स पे थोड़ा फोकस करे, और बाकी टेक्निकल तो साथ में है ही। और रिटन एग्जाम तो फिर मैथ्स और टेक्निकल में हो जाएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू पे आते हैं। तो सर इंटरव्यू मनीषा, काफी। सॉरी सॉरी टू कट यू मनीषा, इंटरव्यू से पहले एक क्वेश्चन और मैं जानूंगा आपसे रिटर्न का। प्लीज कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो रिटर्न का एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ कितनी कर गई होगी, क्या लगता है आपको इलेक्ट्रिकल की?
इलेक्ट्रिकल की आई थिंक सर 24 आउट ऑफ 40, जो रिटन एग्जाम का था आउट ऑफ हम्म, 40 सर ये 24 था। अच्छा, इसका कट ऑफ गया होगा। इलेक्ट्रिकल की जनरल की कट ऑफ सर, जनरल। ठीक है। ठीक है मनीषा, और सीट्स कितनी थी मनीषा इलेक्ट्रिकल में आपके टाइम पे? 119 सीट थी सर। 119 से इसके लिए इतना कट ऑफ गया था। और कितने टाइम लोगों को इंटरव्यू में बुलाते हैं, ये 2.5 टाइम्स बुलाते हैं, कितने बुलाते हैं? सर अराउंड 2.5 टाइम्स अराउंड सर, उसी के लोगों को बुलाया था। अराउंड बुलाते हैं, हाँ सर। ठीक है। अब मनीषा इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरव्यू के बारे में आप बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आता है योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म पे, वो ये सुनने के लिए आता है कि इंटरव्यू कैसा गया था। और वो कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करता है कि आप सब कुछ बताएं। यहाँ तक बताएं कि ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, आप मैडम क्या डाल के गए थे, और आपको जब बिल्कुल। अंदर गए तो पहली बार उन्होंने क्या बोला, तो बोर्ड पे भेज दिया या आपसे इंट्रोडक्शन क्या पूछी। तो वो सारा डिटेल में जो आप जानना चाहते थे अपने टाइम पे, वो प्लीज स्टूडेंट्स को बताएं कि इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा हुआ था और कौन से सेंटर पे हुआ था आपका। सर इंटरव्यू इंटरव्यू से पहले जो मतलब ये कॉमन है कि सब लोग स्टूडेंट बहुत डरे होते हैं कि हाँ इंटरव्यू के लिए जाए, बहुत नर्वसनेस होती है इंटरव्यू हम्म, से पहले। तो मैं भी काफी नर्वस थी इंटरव्यू में जाने से पहले। वहां जाने के बाद भी बहुत प्रोसेस होता है, फॉर्म फिलिंग, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत फॉर्म फिलिंग वगैरह होता है। तो फिर हम्म, ना आपको फिर वो भूल जाते हैं कि वो जो डर है ना वहां जाने हम्म, से पहले तक ही होता है। फिर बाद में हम्म, ना वो धीरे धीरे डर खत्म होने लगता है। हम्म, बट फाइनल जो मेरा इंटरव्यू था वो हम्म, इवनिंग में हुआ, 4 बजे के करीब शाम। हम्म, तो उस टाइम तक मैं काफी पूरे दिन वेट कर रही थी इंटरव्यू के लिए। फिर जब मैं इंटरव्यू केबिन से बाहर थी वेटिंग रूम में, तो तब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि मतलब इतने सारे लोग होंगे, मैं कैसे आंसर करूंगी। तो वो बहुत नर्वसनेस होता है वहाँ। मतलब हम लोग अपने आप को सोच के जाते हैं कि हमें डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, बट वो ऑटोमेटिकली वहाँ होने लगता है। हम्म, बट जैसे ही फिर मेरा टर्न आया, फिर मैं अंदर गई। तो हम्म, मैंने सबको, जैसे मैं एंट्री की तो राइट साइड में सब लोग बैठे हुए थे। मुझे हम्म, पहले ऐसा लगा था कि चैम्बर होगा, सब लोग होंगे, बहुत सीरियस वाला माहौल होगा। सर वैसे कुछ भी नहीं था वहाँ। मतलब हम्म, जब मैं गई फिर मैंने हम्म, सबको विश किया। जितने भी मेंबर्स थे आई थिंक 6 या 7 मेंबर थे, एक चेयरमैन हम्म, सर थे, 3 लोग एक साइड और 3 लोग दूसरे साइड बैठे हुए थे। फिर हम्म, मैं जैसे ही एंटर की मैंने सबको विश किया एंड देन जाते ही चेयरमैन सर ने मेरे से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, नॉर्मल क्वेश्चंस, कि आपका बीटेक 2016 में हुआ, बैंगलोर से हुआ। मैंने बोला हाँ सर। तो सर ने बोला कि तब तो आपके घर में सब बहुत खुश हुए होंगे। तो मैंने बोला हाँ सर, घर में तो सब बहुत खुश थे, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ और मैं अपने घर की पहली लड़की हूँ जो इंजीनियर हूँ। हम्म, तो सब लोग हंसने लगे। फिर मैंने ये भी बताया कि सर मैं अपने गांव में भी मतलब लड़कियों में मैं पहली इंजीनियर हूँ। तो हम्म, फिर सब लोग हंस रहे थे और नॉर्मल बात करने लगे। फिर सर उस टाइम पे मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंटरव्यू चैम्बर में हूँ। मैं ओके, मतलब भूल ही गई कि मेरा इंटरव्यू यहाँ पे चल रहा है। मतलब मैं बिल्कुल भी एकदम लाइट फील करने लग गई थी तब। हम्म, हम्म, फिर उसके बाद सर ने बोला कि आप क्या क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने सर हम्म, 3-4 सब्जेक्ट्स बता दिए, क्योंकि हम्म, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अगर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे 4-5 सब्जेक्ट का नॉलेज डीप में होना चाहिए। तो मैंने हम्म, 3-4 बताया। फिर सर ने हम्म, पूछा कि नहीं आप कोई मतलब जो अच्छे से पढ़ के आए हो एक दो बताओ। हम्म, फिर मैंने उनको बताया कि इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम में पढ़ के आई हूँ। हम्म, तो फिर सर ने बोला कि आप बोर्ड पे जाओ। हम्म, फिर मैं उन्होंने मुझे बोर्ड पे भेज दिया। फिर मैं बोर्ड हम्म, पे गई तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करना शुरू किया। हम्म, और फिर वहां माहौल बिल्कुल भी मतलब सीरियस वाला कुछ भी माहौल नहीं लग रहा था मुझे। मतलब सब लोग मुझे बहुत लाइट फील करा रहे थे कि मतलब मैं कूल होकर के इंटरव्यू दूं। फिर हम्म, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि हम्म, सिंक्रोनस, मैंने मशीन बताया था उन्हें कि मैं पढ़ के आई हूँ, तो उन्होंने हम्म, सिंक्रोनस मोटर से मेरे से क्वेश्चन करना शुरू किया कि आप जाओ हम्म, और पढ़ाओ कि सिंक्रोनस मोटर का कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे वर्क हम्म, करता है। फिर मैं हम्म, गई, फिर बोर्ड पे मैंने वो एक्सप्लेन किया। फिर हम्म, सर उससे जो मशीन वाले सर थे उन्होंने मेरे से 2-3 क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किए वहां पे। फिर मैं हम्म, उसका आंसर की। फिर हम्म, दूसरे सर ने मुझे मेरे एक मैम थी, उन्होंने फिर दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा। तो वो मैम बहुत कुछ इजी क्वेश्चन पूछी थी जिसका मैंने एक बार में ही जवाब दे दिया था। फिर 2 क्वेश्चन पूछी। वो क्वेश्चन मुझे मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ।
फिर एक और सर ने मुझसे पूछा पावर सिस्टम स्टेबिलिटी से क्वेश्चन। तो हम्म। जो भी सर पूछ रहे थे ना, वो दो तीन करके, मतलब सेम टॉपिक से वो दो तीन क्वेश्चन रिलेट करके पूछ रहे थे। तो हम्म। सर ने मुझे पावर सिस्टम स्टेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या है, स्टेडी स्टेट हम्म। स्टेबिलिटी क्या है, उसी से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन पूछने लग गया। हम्म। और उसके बाद फिर मेरे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, क्योंकि वो हम्म। लास्ट स्लॉट था तो वो लोग हम्म। ज्यादा मेरे से क्वेश्चन नहीं किए। हम्म। फिर एक सर जो लेफ्ट साइड बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि आपने एमटेक किया है? तो मैंने बोला हम्म। जी सर। तो उन्होंने मेरे थेसिस से क्वेश्चन पूछना शुरू, उन्होंने मेरे से टॉपिक पूछा कि आपका क्या टॉपिक था। हम्म। तो मेरा जो टॉपिक था वो रिले से रिलेटेड था। रिले, हम्म। पावर सिस्टम में जो रिले होता है उससे रिलेटेड था। हम्म। हम्म। फिर उसमें क्या है ना कि सर उन्होंने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया न्यूटन रैप्सन मेथड का। हम्म। उसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं बता पाई थी। ओके। हम्म। उसमें उसमें जो मेरे से थेसिस से जो क्वेश्चन पूछा गया, तो मेनली मैं पढ़ के गई थी कि रिले से रिलेटेड जो मेरा मेन टॉपिक था, सर मेन टॉपिक से उन्होंने नहीं पूछा। वो हम्म। साइड में जो हम लोग बहुत सारे प्रोसेस उसमें होता है, उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया। तो वहां पे मैं नहीं बता पाई थी, तो मैंने उनको सॉरी बोल दिया कि सर ये मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो सर दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने उनको सॉरी मुझे बोलना पड़ा था, और मुश्किल से उन्होंने 8 क्वेश्चन पूछे होंगे मेरे से। तो मेरे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर मेरा लास्ट ही था, शायद मैं लास्ट ही कैंडिडेट थी। फिर मैं मतलब मेरा इंटरव्यू ऐसे कंप्लीट हो गया। तो ओवर गुड। मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही, मतलब जैसा मैं एक्सपेक्ट की थी बिल्कुल वैसा नहीं था। मतलब हम्म। मैं मतलब अंदर जाने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। मुझे लग रहा था हम्म। नॉर्मल ऐसे ही सर लोग के साथ बैठ के मतलब डिस्कशन कर रही हूँ। तो वैसा माहौल था। तो दैट मीन्स के स्टूडेंट्स को डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अंदर बहुत कॉर्डियल एनवायरनमेंट होता है, आप अपना बेस्ट देखें हैं। हाँ सर। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो इनकार कर दें, कोई डरने वाली बात नहीं। बिल्कुल हाँ। मेनली ये होता Very- है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है, कितना कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं, कैसे आप पढ़ा रहे हैं। तो हम्म। मेनली इस पे फोकस किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा मनीषा। अब थोड़ा सा जानेंगे आपकी जॉब के बारे में, क्योंकि आप ज्वाइन कर चुकी हैं। तो आप बिल्कुल। हमें ये बताएं कि आपकी ज्वाइनिंग कब आ गई थी, कितने टाइम के बाद आ गई थी, और कौन सा आपको पॉलिटेक्निक मिला है, और यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है, जो आप बताना चाहें हमें अपने जॉब के बारे सर इंटरव्यू मेरा आई थिंक जून में हुआ था। फिर मेरी जो ज्वाइनिंग आई वो 7 दिसंबर को आई थी, दिसंबर में मेरी ज्वाइनिंग आई थी। 6 महीने लग तो जाते हैं। हाँ, तो दिसंबर में ज्वाइनिंग आई थी, तो मैं उसके 1 महीने के अंदर मुझे कभी भी ज्वाइन करने के लिए मैं ज्वाइन कर सकती थी। फिर मैंने 4 जनवरी को ज्वाइन किया। ओके। 4 जनवरी को मैं यहाँ अभी रिसेंटली मैं ज्वाइन की हूँ, और मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा कॉलेज मिला। तो मैं ओके। अभी छपरा में हूँ। और हम्म। यहाँ जो है कि अभी जब मैं ज्वाइन की तो ऑलमोस्ट ये सेशन कंप्लीट होने वाला है, ये सेमेस्टर। हाँ तो जी। अभी एग्जाम्स के टाइम है, तो मुझे ज्यादा भी क्लासेस, मुश्किल से मैं 2-3 क्लास ले पाई हूँ अभी। तो हम्म। ज्यादा मुझे क्लासेस नहीं लेने पड़े, क्योंकि अभी बच्चों का एग्जाम होने वाला है। तो अगले सेमेस्टर से मैं उनकी क्लासेस लूंगी। तो यहाँ ओके। भी फिर मुझे काफी अच्छा माहौल लगा कॉलेज में आने के बाद। बच्चे हम्म। भी हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, सर बहुत वो लोग, मैंने 2-3 क्लासेस लिए हैं, वो लोग बहुत पढ़ना चाहते हैं। जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, जो स्पेशली जो हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, तो हम्म। उनकी क्लासेस वो लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि मतलब हम्म। जिनकी ज्वाइनिंग हुई है वो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। तो काफी हम्म। टाइम से वो लोग वेट कर रहे थे, तो वो लोग पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि हाँ मतलब दूर दूर से। और यहाँ के बच्चे सर ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से 20-20 किलोमीटर से साइकिल से आते हैं। तो अच्छा। फिर ऐसे बच्चों के लिए सर लगता है कि नहीं, थोड़ा मेहनत करके आपको अच्छे से पढ़ाना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम्म। हाँ गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो पेमेंट आ रहा हम्म। है तो मतलब हम्म। आराम से हम्म। देते हैं, वो फीलिंग हम्म। सर नहीं आती है मुझे। और होना हम्म। भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे सर बहुत मेहनत करके आते हैं। कुछ हम्म। बच्चियां ऐसी है सर जो मतलब इतनी ठंड में, अभी यहाँ जनवरी में बहुत ठंड है, तो हम्म। सुबह के 4 बजे उठ के वो अपने घर के लिए खाना बना करके, मतलब हम्म। मुजफ्फरपुर से आती है। मेरा घर हम्म। मुजफ्फरपुर है, मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी, मुझे एक हम्म। बस में मुझे एक बच्ची मिली, वो मेरे ही कॉलेज की थी। मैंने उससे हम्म। पूछा तो हम्म। उसने बताया कि वो 4 बजे सुबह उठ के घर वालों के लिए खाना हम्म। बना के फिर वो हम्म। 20 किलोमीटर 20-30 किलोमीटर ट्रैवल करके आती है सर, और डेली हम्म। आती है।
तो वो हम्म चीज मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि यहाँ के बच्चे इतने मेहनती होते हैं। तो हम्म उनके लिए मतलब अगर अच्छे एजुकेशन लेकर आए हो, आप बाहर से पढ़ हम्म के आओ, एनआईटी आईआईटी से या फिर हम्म बाहर हम्म की हम्म कॉलेज से, तो आपको हम्म, यहाँ पे उनके लिए अपना बेस्ट देना कुछ चाहिए करना चाहिए, सही बात कि है। बच्चे इतने मेहनत कर हम्म। रहे हैं। क्योंकि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट आपने बना दिए लाइफ में, अपने जैसे बना दिए, कॉन्फिडेंट बना दिए, तो अपने आप में बहुत हाँ बड़ी नेशनल सर्विस है। बहुत सही बात है। बिल्कुल। और मनीषा, जो आपने अभी थॉट आपका 1 महीने के अंदर आया है ज्वाइनिंग के, आई होप ये आपका कंटिन्यू रहे और आप उसी तरीके से सर्व करती रहें इन स्टूडेंट्स को, क्योंकि टीचर ही फ्यूचर बनाता है बच्चों का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी कंट्री में अच्छे टीचर्स की रिक्वायरमेंट, बेस्ट ब्रेन शुड बी इन टीचिंग, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। और अगर वो यस। रहेगा तो बाकी लोगों को वैसा ही बना देगा। और आप समझो फिर पूरा एक पॉजिटिव ट्रेंड सेट होगा। तो बहुत अच्छा प्रोफेशन, और इसीलिए इसको नोबल प्रोफेशन बोलते हैं मनीषा। एंड आपकी जी। ऑब्जर्वेशन बहुत सही, एंड आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे मनीषा। कोई भी मैसेज आप जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उनको देना चाहें? सर, मैं ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए सबसे जो मेन मैसेज है मैं यही देना चाहूंगी कि आप अपने आप पे विश्वास रखें और हिम्मत ना हारें। क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के दौरान मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब पॉइंट्स आते हैं कि जहाँ आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन से गुजरना पड़े। तो ये सबकी लाइफ में होता है, आप सिंगल नहीं हो कि जिसके लाइफ में मतलब ऐसे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है इसके दौरान। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है और दैट इज गुड। डटे रहना है। और दूसरी चीज ये मैं बोलना चाहूंगी, जो मूल मंत्र है, दूसरा चीज ये कि आप कंटिन्यूटी रखें। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक 2 3 साल 4 साल गैप होने के बाद स्टूडेंट क्या करते हैं कि बीच में वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। मतलब कहीं कोई फेस्टिवल है 10 दिन 1 महीने, तो क्या होता है डिसकंटिन्यूटी से आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो अगर आप सीरियसली अगर कोई एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यस तो इसलिए यस। आप हिम्मत नहीं हारें और कंटिन्यूअसली लगे रहें। तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम नहीं निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा, तीसरा चौथा, कहीं ना कहीं आप सेट होंगे जाएंगे। बहुत सही है। ये वर्ड्स आए हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट की तरफ से, एंड आई एम वेरी श्योर जो स्टूडेंट सुन रहे हैं मनीषा को, वो ये जान लें कि मनीषा ने इस रास्ते को ट्रेवल किया है, और ये आप बीती सुनाई है मनीषा ने सारी बातें, और वो फील कर रही हैं, और जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल भी आप देख सकते हैं मनीषा में। तो अगर मेहनत करोगे तो भाई साहब वहां पहुंच जाओगे। अकेली लड़की हैं अपने वहां पूरे एरिया से, कम्युनिटी से, जहां इन्होंने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग ही नहीं किया, बहुत अच्छी जॉब भी इन्होंने लिया है। तो ये रोल मॉडल हैं बहुत से स्टूडेंट्स के लिए। आप प्लीज जितने भी लोग सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, वो अपना पॉजिटिव होकर, मोटिवेट होकर लगे रहें, एग्जाम की ट्राई करते रहें। जहां डेस्टिनी बनी होगी वहां पे आप खुद ही पहुंच जाएंगे, वो आपके हाथ में नहीं होता। वो पहले से फिक्स हैं चीजें, लेकिन एफर्ट आपके हाथ में, वो आप करते रहें। मनीषा, लेट मी अगेन थैंक यू, आपने टाइम दिया संडे मॉर्निंग को। एंड थैंक अगेन यू आई सो विश यू ऑल मच। द वेरी बेस्ट। I wish you all थैंक the यू। very best for this profession. Thank you, Manisha. थैंक यू सो मच।